सर, सामाजिक जीवन की शुरुआत आपकी किस घटना से हुई और आज तक आपने किन किन सामाजिक संगठनों से जुड़कर नेतृत्व किया है? भारतीय मुसलमानों के पास राजनीतिक विकल्प क्या है? क्या वो राजनीति से दूर रहे या कोई प्रेशर ग्रुप बनाकर कार्य करें, या फिर सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए किसी सेक्युलर पार्टी को वोट दें, अपने हितों का ख्याल किए बिना अपनी खुद की लीडरशिप तैयार करें, या राष्ट्रीय स्तर पर कोई मुसलमानों का राजनीतिक दल हो? तमाम पार्टियों का बायलॉज पढ़ने के बाद सिर्फ एक पार्टी है जिनके खिलाफ आप हमेशा रहते हैं, वो है कांग्रेस। इसी क्या वजह? प्रदीप नागापुरकर साहब के वालिद साहब ने आपको कहा था कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं। मत आओ, कहा था उन्होंने। यस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। साथियों, मैं जावेद हाशमी। रूबरू के सेकंड सीजन के पहले एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आपके सपोर्ट से रूबरू चैनल 1 साल मुकम्मल कर चुका है। इसे 2 लाख के करीब व्यूज भी प्राप्त हो चुके हैं। रूबरू चैनल चालू करने की एक वजह थी कि हम आपको हमारे शहर, हमारे जिले के उन मशहूर शख्सियतों से रूबरू करवाएं जिसे आप सुनना और जानना चाहते थे। साथियों, रूबरू के पहले सीजन के पहले एपिसोड में हमने आपको शहर की जानी मानी शख्सियत पूर्व महापौर अब्दुल सत्तार साहब से रूबरू करवाया था, और उसके साथ ही हमने शहर के उन मशहूर शख्सियतों से भी आपको रूबरू करवाया है जो अपने अपनी फील्ड में माहिर थे। रूबरू के इस सेकंड सीजन के पहले एपिसोड में हम आपको उस शख्सियत से रूबरू करवा रहे हैं। हमारे दर्शकों की भारी डिमांड थी, हमारे दर्शक उस शख्सियत को देखना सुनना चाहती थी। आज रूबरू के दूसरे सीजन के पहले एपिसोड में हमने हमारे दर्शकों की वो डिमांड पूरी कर दी है। हम हमारे दर्शकों की डिमांड पर उस शख्सियत से आपको रूबरू करवा रहे हैं। उस शख्सियत से आपको रूबरू करवाने से पहले मैं उस शख्सियत के बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूं। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। ये वो शख्सियत है जो पिछले 25 वर्षों से वंचित घटकों के लिए, वंचित समाज के लिए कार्य करता आ रहा है। चाहे वो वंचित समाज किसी भी जात का या धर्म का हो, वंचित समाज के हक के लिए वो रास्तों पर उतरकर शासन प्रशासन से लगातार लड़ाई लड़ता आ रहा है। वंचित समाज के लिए रास्तों पर लड़ते लड़ते उन्होंने जाना कि वंचितों की लड़ाई सड़कों पर नहीं, उचित प्लेटफॉर्म पर भी लड़ी जानी चाहिए। इसीलिए उन्होंने राजनीति में प्रवेश करने की सोची। उन्होंने राजनीति में हमेशा संघर्षपूर्ण राजनीति की है। अगर वो चाहते तो प्रस्तावित पार्टी में शामिल होकर सत्ता की मलाई खा सकते थे। इससे उनका और उनके परिवार का भला हो सकता था, लेकिन वंचित घटकों का नहीं। यही सोचकर वो विश्व रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर के पोते एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर साहब के साथ जुड़े। प्रकाश अम्बेडकर साहब ने उनकी काबिलियत देखकर उन्हें वंचित बहुजन आघाड़ी का महाराष्ट्र प्रवक्ता बनाया है। तो मिलते हैं वंचित बहुजन आघाड़ी के महाराष्ट्र प्रवक्ता फारूक अहमद साहब से। आपकी औकात और हिम्मत है हम पे कार्रवाई करने की? आपके पुलिस में दम है हम पर गुनाह दाखिल करने का? अगर तुम्हारी मजाल है तो करके देखो। ओपन चैलेंज है गृह मंत्री को। हमने खुले मंच पे टीपू सुल्तान की प्रतिमा लगाई है। क्या उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, हम यही डट कर खड़े हुए हैं। आज हमसे पूछा जा रहा है कि आपके बुजुर्गों का सबूत क्या है? अरे दिल्ली के अंदर लाल किला, ये इतनी बड़ी 7 बारह है ना मुसलमानों की। दक्कन का 4 मीनार पीआर कार्ड है ना मुसलमानों का। तुम्हारी पार्लियामेंट से भी ऊंचा लंबा की लंबा कुतुब मीनार, ये भी तो मुसलमानों की रजिस्ट्री की कॉपी है ना। अगर फिर भी तारीख देखने की है तो महात्मा गौतम बुद्धा से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसावत का, बराबरी का पैगाम लेकर इस मुल्क के कोने कोने में गए हुए ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह देख ले अजमेर शरीफ जाकर। फिर भी सुकून नहीं है तो पुरनया पंडित जिसको आखा मानता था, वो पुरनया पंडित के आखा हैदर अली की तलवार देख ले पहले।
फिर भी सबूत चाहिए। तो अंग्रेजों के खिलाफ में मिसाइल की टेक्नोलॉजी भारत को देने वाला शहीद टिपू सुलतान देख ले पहले। महात्मा गांधींनी म्हणलेलं आहे साहेब, जे लोकांसाठी लोकशाहीचा गळा चेपते, लोकांची आवाज दाबते, ते कायदा तोडणे हा सत्याग्रह आहे। आणि आम्ही जर ते कायदा असेल तर ते कायदा तोडणार आणि सत्याग्रह करण्यावर कोणताही कोर्ट, कोणताही सभागृह, पंतप्रधान सुद्धा बंधन आणू शकत नाही। ते आम्हाला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या घटनेचा घटनादत्त अधिकार आहे आणि ते आम्ही घेऊ। तो आइए मिलते हैं जनाब फारूक अहमद साहब से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपने अपने कीमती समय हमारे इस प्रोग्राम को दिया है और मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को आपके और आपके परिवार के बारे में ज़रा संक्षिप्त में परिचय करवाएं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके तमाम दर्शकों का भी हम खैर मक़दम करते हैं। हर किसी की ज़िंदगी में दोस्ती के सितारे मुस्कुराते हैं, तभी इखलास से और मोहब्बत से दोस्त और यार रूबरू आते हैं। तो रूबरू ये नाम ही काफ़ी है। ज़िंदगी में हमेशा अक्सर रूबरू होना चाहिए, ज़िंदगी के मसले मसाइल से होना चाहिए। समाजी नुक्ते नज़र से भी देखा जाए तो जो दिक्कतें परेशानियाँ होती है उसके इंसान रूबरू आना चाहिए, और रूबरू आने के लिए एक हिम्मत लगती है। जो लोग रूबरू आने से डरते हैं वो ज़िंदगी से भागते हैं। तो आप एक मौका अता करते हैं लोगों को रूबरू आने का, तो एक बड़ा काम रूबरू के ज़रिए आप कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए तमाम नेक ख्वाहिशात हैं। अल्लाह ताला आपके इन मकसदों को कामयाब करे और समाजी बदलाव में आपके रूबरू का एक अहम रोल कम से कम अपने नांदेड़ और महाराष्ट्र की सियासत में, समाजियत में एक तब्दीली का ये बहाना बने। आपने कहा कि मुझे अपने और अपने फैमिली के बारे में संक्षिप्त में मुख्तसर में बताना है, तो मेरा नाम फ़ारूक अहमद है। मेरे वालिद साहब एक गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं, वो एज अ सेक्शनल इंजीनियर रिटायर हुए हैं, और क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम थे तो हमारी पैदाइश से पहले से सरकारी नौकरी में हर जगह पे वो 2-3 साल का वक्त बिताना पड़ता है, नौकरियों में ट्रांसफ़र होती रहती है। तो जब हमारी पैदाइश हुई उस वक्त में उनकी ड्यूटी उस्मानाबाद ज़िले में थी। सोलापुर ज़िला, उस्मानाबाद ज़िला, लातूर ज़िला, अहमदपुर, फिर यवतमाल ज़िले में उमरखेड़ और फिर नांदेड़। लेकिन नांदेड़ में सबसे मेरी ज़िंदगी का 2/3 अगर कहें तो वो वक्त बीता हुआ, इसलिए अब यहाँ से आगे मुझे लगता है कि हमारे वालिद साहब ने इस नांदेड़ को ही हमारी अब न्यू बना दी है, और इंशाल्लाह आने वाली पीढ़ियाँ भी इसी को अपना सरजमीन और वतन मानेगी। लेकिन हमारे दादा ददियाल जो है वो पड़ोस में जो बॉर्डर पे उमरखेड़ है वो हमारी ददियाल है, और बॉर्डर पे मराठवाड़ा के मुक्ति में एक अहम रोल विदर्भा के उस बॉर्डर एरिया का रहा है। बहरहाल सरकारी नौकरी की वजह से क्वार्टर्स में रहे हैं। आतराफ का माहौल जो था वो सभी मज़हब के, सभी जाति के, अलग अलग क्लास के लोगों के बीच में बचपन से बड़े हुए हैं, इसलिए समाजी तरबियतें उन तजुर्बों से हुई है। इसलिए लगता था कि समाज में अच्छी नीयत के साथ मुल्क और कौम के तरक्की के लिए कोई कंट्रीब्यूशन अपना भी होना चाहिए, और वही फ़िक्रें थी कि आज हम समाजी ज़िंदगी में, समाजी सियासी ज़िंदगी में हैं। मुझे लगता है मुख्तसर में ये तारुफ काफ़ी है। जी सर, आपने आपके बारे में और आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में आपने बताया है। सर, सामाजिक जीवन की शुरुआत आपकी किस घटना से हुई और आज तक आपने किन किन सामाजिक संगठनों से जुड़कर नेतृत्व किया है? सामाजिक ज़िंदगी की शुरुआत वैसे देखा जाए तो मैं जब 4th कक्षा में था, 4th क्लास में था, तो 3री और 4थी एक मराठी मीडियम के स्कूल में मैं पढ़ा करता था, और हमारी क्लास में जितने बच्चे थे वो पूरे नॉन मुस्लिम ही थे और वो अच्छे दोस्त थे। 4थी क्लास में जिस दिन हमारे क्लास में शाइस्ता खान वाला चैप्टर पढ़ाया गया, और उस चैप्टर को टीचर ने जिस अंदाज से पढ़ाया था वो एक सोची समझी तरीक़ेकारी से उन्होंने वो चैप्टर को पढ़ाया, और वो चैप्टर पढ़ाने के बाद में अगला एक पीरियड हुआ और इंटरवल हो गया। इंटरवल में हम रोज़ का जो मामूल था वो तरीके से टिफ़िन खाने के लिए जहाँ बैठते हैं, जब मैं अपना टिफ़िन ले जाकर वहाँ बैठा तो मेरे अगल बगल के जो हमारे ग्रुप के बच्चे थे, दोस्त थे हमारे, उन्होंने कहा कि अरे तुम यहाँ नहीं बैठना है, तुम शाइस्ता खान वाले हो और हम शिवाजी महाराज वाले हैं।
और उन्होंने जो तरीके से एक टीजिंग की और वहाँ पर उठने के लिए कहा, मैं उनको समझाता रहा कि अरे वो क्लास में जो पढ़ा है वो एक इतिहास है और अपन रोज़ के दोस्त हैं, रोज़ अपन एक साथ बैठते हैं, रोज़ एक दूसरे के टिफ़िन में खाते हैं, शेयर करते हैं और इतनी अपनी दोस्ती एक क्लास की वजह से कैसे? तो वो बच्चे, उनमें का एक बच्चा समझने के इसमें नहीं थे, वो एक दो जन, वो बोले नहीं नहीं हम बैठने ही नहीं देंगे और वहाँ पर थोड़ा शोरगुल होने लगा। तो मुझे लगा कि अभी मुनासिब नहीं है वहाँ पर उसको लेकर तू मैं करें। मैंने कहा फिर मैं कहाँ बैठूँ? तो कहा कि देख और भी मुस्लिम बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने वाले, तुम्हारा अलग बैठो। तब खैर वो तो वक्त टल गया और मैं कहीं तो जाके बैठ गया, टिफ़िन खा लिया वगैरह। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल था कि जो दोस्ती, जो ताल्लुक़ात, जो सुख दुख में कोई बच्चों के घर में कभी कोई डांट फटकार भी हुई तो जो लोग मेरे कंधे पे सर रख कर रोते थे, जो मेरे से पेन की, कापी की, कोई हेल्प मांगते थे लिखने की, पढ़ने की, जो हम एक दूसरे के साथ में सुख दुख में रहे हैं, एक दूसरे के खेले हैं, गोली बिस्किट भी बांट के खाते थे बचपन के, वो दोस्त एक ही पल में इतने पराये क्यों हो गए? अब मेरे सामने दो पर्याय थे। एक था उनसे लड़ना, उनके ही अंदाज में, जो अंदाज में वो लड़ रहे थे, और दूसरा था उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, उनके साथ में रब्त कायम करना, उनसे डायलॉग करना या उनसे समन्वय करना। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं, वो तो संघर्ष के मोड में थे, वो तो टकराव के मोड में थे, वो तो अटैकिंग मोड में थे, और मेरा जज्बा, हर एक में जज्बात होते हैं, कोई आपका चॉकलेट भी छीन ले तो आप उसको रिएक्ट करते हो, तो मेरे अंदर का वो भी एक जज्बा ही था इंसानी, जो कह रहा था कि भाई ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। लेकिन समझदारी कहती थी कि नहीं, ये दुश्मन नहीं है, ये लोगों के रवैये में आई हुई बदलाव की कोई वजह है, और ये वजह उनकी नहीं है, ये किसी ने उनके दिमाग में पेरा है वो नफरत का बीज। और ये तकरीबन 1-2-3 रातें मैं चैन से सो नहीं पाया। ये ऐसा मेरा तजुर्बा था जो मैं अपने फैमिली में किसी से डिस्कस नहीं कर सकता था, क्योंकि जितने दोस्त थे वो पूरे नॉन मुस्लिम थे, तो उनमें से किसी को शेयर नहीं कर सकता था। मोहल्ले के लोगों को स्कूल की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, तो मोहल्ले के दोस्तों को उसकी कोई पड़ी नहीं थी। तो जूझना अपने आप से था, और वो जो 2-3 दिन जूझने के बाद में, हर नुक्ते नज़र से विचार करने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपने दोस्तों को फिर से अचीव करूँगा। मुझे मेरी दोस्त और दोस्ती गंवानी नहीं है, उनको वापस लाना है अपने दोस्ती के उसी मुद्दे पर जो मुद्दे को हमने शेयर किया है, और उसके लिए स्ट्रगल रहा। उसकी पनिशमेंट भी हुई, इंटरवल में खाने के बाद या एक पीटी के पीरियड में कुछ खेल खेलते थे, तो एक रबर बॉल का खेल होता था, धप्पा कुट्टी का, और वो खेल के अंदर वो लोग मेरी पीठ सेकते थे, क्योंकि वो मुझे शाइस्ता खान समझकर और खुद को शिवाजी महाराज समझकर रबर बॉल से अटैक करते थे। लेकिन मुझे उनके उस नफरत में उनसे आए हुए तजुर्बे की दोस्ती भी जिंदा दिखती थी, तो मुझे दर्द नहीं होता था, लेकिन मुझे ये यकीन था कि मैं सही हूँ, अगर इंसानियत सही है अगर, और दोस्ती का रिश्ता अगर वाकई कुछ है, तो एक दिन वो वापस दोस्त बनेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों बाद वो लोगों को भी एहसास हुआ और वापस हमारी दोस्ती जैसी हुई। यानी मैंने उतने तजुर्बे में, मुझे याद है कि एक भी शिकायत नहीं की, ना टीचर से की, टीचर से तो कर ही नहीं सकते थे, टीचर का ही नज़रिया बिगड़ा हुआ था, ना अपने फैमिली से की, ना किसी से की, अपने आप से जूझ कर ही वो लड़ाई हमने जीती है। तो तब से एक सोशल एंगल आया कि चीज़ें वैसी नहीं है जैसी हम देख रहे हैं, कोई और एक थर्ड नज़रिया है, थर्ड व्यू है जो हम नहीं देख रहे हैं। एक नजरिया वो दोस्तों का था जो बिगड़ा हुआ था, दूसरा नजरिया मेरा था, लेकिन एक तीसरा नजरिया था जो दोनों का भी नहीं था लेकिन वो सही था। अच्छा। तो मैंने अपने नजरिए को और उनके नजरिए को टकराव में लाने के बजाय तीसरे नजरिए से, इंसाफी नुक्ते नजर से सही क्या है ये सोचकर, क्या मुझे लगता है कि मेरी समाजी जिंदगी में वो तजुर्बा मेरा बहुत अहम रोल रखता है। उसके बाद में हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, दोस्तों के गैदरिंग में हमेशा मिक्स कल्चर में रहा हूँ। मैंने हमेशा सभी मजहब के लोगों से दोस्ती और रिश्ते निभाने की कोशिश की है। मैं धर्म जात के चश्मे से कभी इंसान को नहीं देखता हूँ। हाँ, जब तुम्हारी दीनी बात आती है तो जाहिर बात है वो तो तुम्हारा
उपासना पद्धति तुम्हारी है, वो किसी और की नहीं। बेशक। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई हिंदू दोस्त कभी टोपी पहनकर नमाज पढ़े, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मैं वो भी अपने मुस्लिम दोस्त से मंदिर में टीका लगाकर आरती की उम्मीद करे। वो अपने धर्म का सम्मान करे, वही अपने धर्म का सम्मान करो। ये बचपन में जो लगता था, बाद में आगे मुझे समझ में आई बात है कि इस्लामी नुक्ता नजर भी वही है। आपको आपका दिन, हमको हमारा दिन। यानी कि आपके सामाजिक जिंदगी की शुरुआत आपके क्लास 3rd या 4th से आपने जी। शुरुआत हुई जी। और अभी तक वही जो बचपने में आपने जो सीखा था वही अभी भी आपने चालू रखा है। जाहिर। सर, आपने किन किन सामाजिक संगठनों का नेतृत्व किया है? देखिए, नेतृत्व ये शब्द है थोड़ा सा, मुझे लगता है कि एक अहंकार वाला शब्द है, और मैं हमेशा कलेक्टिव लीडरशिप को पसंद करता आया हूँ। एक आदमी के ऊपर हमने फैसले नहीं छोड़ना चाहिए, टीम ने फैसले करना चाहिए, मशवरे से फैसले होने चाहिए। इसलिए मैं नेतृत्व शब्द बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कितनी लीडरशिप टीम का हिस्सा रहा हूँ ये मैं कह सकता हूँ। वैसे खुद की संगठनाएं हमने ज़्यादा बनाई, स्कूल में भी हमने अपने ग्रुप्स बनाए, कॉलेज में हमने अपनी खुद का संगठन बनाकर काम किया था। लेकिन जब समाजी ज़िंदगी में आने के बाद 2002 के गुजरात के बाद मुझे लगा कि जो चल रहा है, जो वही टकराव था जो 4th क्लास का, तो वो नफ़रत का टकराव मैं उससे जूझ चुका था। तो तब भी मुझे लगा कि एक थर्ड व्यू है, और वो थर्ड व्यू से ही दुनिया चलती है, मेरे और तेरे व्यू से कभी नहीं चलती है। और वो थर्ड व्यू जो होता है वो इंसाफ वाला होना चाहिए, इंसानियत वाला होना चाहिए। तो फिर लगा कि राजनीति में वो एक वैक्यूम है और हमको सोशल पॉलिटिकल फील्ड में आना चाहिए, जो सही एक इंसाफ के तकाज़ों की बात करते हैं, ऐसे लोगों को समाजी ज़िंदगी में आना चाहिए। तो मैंने वो वाली आफ्टर कॉलेज लाइफ जो सोशल मेरी जर्नी चालू हुई, वो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से शुरू हुई। उसमें डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर साहब के सदारत में वो चलती थी, लेकिन नांदेड़ में उससे मुझे जोड़ने का काम मेरे एक पत्रकार मित्र है प्रदीप नागापुरकर साहब, उनके दावत पर मैं वो पहली मीटिंग में गया था, जहाँ पे माजी आमदार पीजी दस्तूरकर सर जिला अध्यक्ष थे। और मुझे पहले दिन ही उन लोगों की जो तकरीरों से जो बातें सामने आई, मुझे लगा कि ये लोग तो वही बातें कर रहे हैं जो मैं जुम्मा के बयानों में या मैंने तर्जुमे में जो पढ़ी हुई थी, और वही चीज़ें थी जो अपने को इस्लामिक टीचिंग में भी दी गई थी कि कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, कोई एक्सटॉर्शन नहीं होना चाहिए, और गलत धारणाएं नहीं रहनी चाहिए, साइंटिफिक नज़रिए से चीज़ों को देखनी चाहिए। और मुझे बचपन से घर से वही माहौल मिला हुआ था। हमने कभी भी अंधश्रद्धाओं को कभी भी हमारे फैमिली ने करीब नहीं आने दिया था। तो रैशनल अप्रोच फैमिली का था, और वो भी जस्ट ड्यू टू इस्लामिक अप्रोच ही था। और हमारे वालिद साहब हमेशा प्रैक्टिकल सेंस की बात करते थे। कोई भी लोग जो भी हम बोलते थे कि हमारे दोस्त अल्लाह फलानी जगह गए, उन्होंने फलानी मन्नत की है, और वो उसके ऊपर एक बकरा लिया के काट रहे, तो वालिद साहब बिठा के समझाते थे कि देता कौन है, अल्लाह देता है। तो अल्लाह से मांगने का तरीका क्या है, इबादत दुआएं हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ों का जो अप्रोच था, वो अप्रोच फैमिली में पॉजिटिव रहा। तो फिर अनीस में लगा कि ये अपने विचारों से मिलती जुलती तहरीक है, और वहाँ पर काम किया। वहाँ पर काम करते करते पॉलिटिकली और वर्कर्स के इसमें प्रदीप नागापुरकर के पिताजी जो थे वो कामगार नेता थे बहुत बड़े, और वो बुढ़ापे के कारण घर पे बैठे थे, उनसे बहस डिस्कशन होती थी। उनका अप्रोच अलग था, हमारा अप्रोच अलग था, लेकिन इन डिस्कशंस के अंदर वो मुझे बहुत फोर्स करते थे। वो कहते थे कि फारूक तुम पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, तो मैं उनको कहता है कि नहीं मेरे को बिजनेस करना है। तो मेरे को बोलते थे कि भाई तुम्हारे समाज में तुमने आज से अगर जिंदगी भर कड़ी मेहनत करके बिजनेस करके करोड़ों भी जमा किए, तो तुम्हारे समाज में तुमने जमा किए उनकी तुलना में जितना बड़े बिजनेसमैन मिलेंगे, तुम उनके पासन को नहीं बैठोगे। मैंने कहा फिर मैं संस्था चालक बनूंगा, संस्था पे ध्यान दूंगा। बोले तुम जिंदगी भर संस्थाएं चलाने के बाद जितने बड़े संस्था चालक बनोगे, तुम्हारे समाज में उससे कई बड़े दिग्गज संस्था चालक है जिनके तुम पासंग में नहीं रहोगे। तुम्हारे समाज को एक अच्छे बिजनेसमैन की, एक अच्छे संस्था चालक की, एक अच्छे डॉक्टर, वकील, पत्रकार की नहीं, तुम्हारे समाज को एक अच्छे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की ज़रूरत है, एक अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता की ज़रूरत है। और अपने समाज के उस वैक्यूम को दूर करने की तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम उसको समझ सकते हो, सही और गलत में फ़र्क कर सकते हो। वो बहुत इसरार करते थे, और ये भी कहते थे, जब मैंने उनको कहा कि अच्छा बताओ मैं कौन सी पार्टी ज्वाइन करूँ,
तो उन्होंने मुझे क्लियर कट कहा था कि आप कोई भी पार्टी ज्वाइन करो, लेकिन हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन मत करो, अच्छा। क्योंकि ये चुनावी राजनीति में मेरी पार्टी तुम्हारे साथ में कोई सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि चुनावी राजनीति को मेरी पार्टी तवज्जो नहीं देती है, लेकिन तुम चुनावी राजनीति करो। और बड़े फोर्स से उन्होंने एक दो सुझाव भी दिए थे, जो मैंने उनके चर्चा में नकार भी दिए थे कि मैंने कहा नहीं, मैं ये तो नहीं करूंगा। लेकिन बाद में उनके इंतकाल के बाद उनका जो वैक्यूम बन गया था, तो मुझे लगा कि कामगार क्षेत्र में, मजदूर क्षेत्र में लोगों को किसी लीडर की, कार्यकर्ता की जरूरत है, लेकिन उतनी लीडरशिप है नहीं। तो फिर तब प्रदीप नागापुरकर जो ऑलरेडी कामगारों का काम कर रहे थे, तो मैं उनसे जुड़ गया और उनके जरिए हम उनको हेल्पिंग फेज में था, मैंने ज्वाइन नहीं किया था। लेकिन सच्चर की रिपोर्ट आने के बाद, सच्चर की रिपोर्ट पहला ऐसा हथियार था जो हमको अपने कौम की पसमानदगी को जाहिर करने के लिए, और जिसको एक अथॉरिटी थी, ऑथेंटिसिटी थी, क्योंकि वो पीएम ने अपॉइंट की वाली कमेटी का रिपोर्ट था। तो वो कोई सोशल संगठन ने नहीं कहा कि मुसलमान पिछड़ा है, वो पंत प्रधान ने नियुक्त किए हुए एक नेशनल लेवल की कमेटी का रिपोर्ट था, और जस्टिस राजेंद्र सच्चर के सदारत में बनी वाली वो कमेटी थी। तो वो रिपोर्ट की एक अहमियत थी। आप अदालतों को और हाउस को, पार्लियामेंट और असेंबली को ताकत से बोल सकते थे कि ये देखो, ये तुम्हारा ही डॉक्यूमेंट प्रूव करता है, यही वो रिपोर्ट है जो बता रही है कि हमको ये बीमारी है, और ये बीमारी की वजह तुम हो, और ये बीमारी का इलाज भी अब तुम ही करोगे। तो उस रिपोर्ट को इस हथियार के तहत हमको इस्तेमाल करने की जरूरत का एहसास हो रहा था। कोई सामने आ नहीं रहे थे। जो सच्चर के नाम पे प्रोग्राम नांदेड़ में हुआ था बीके हॉल में, वो प्रोग्राम के जो अहम मुखर्रीन थे वही आके वहां पे बोल रहे हैं कि कौन कहता है कि मुसलमान पसमानदा है। अच्छा। जिस मुसलमान के पास में कुरान मस्जिद के जैसी किताब हो, पसमानदा कैसे हो सकता है। उन्होंने समाजी पसमानदगी को दीनी नुक्ते से जोड़ने की गलती कर दी। हम दीनी नुक्ते नजर से नहीं बोल रहे हैं, दीनी नुक्ते नजर से हम दुनिया के सबसे आला मजहब को जुड़े हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो दीनी नुक्ते नजर ने हमको इक्वालिटी के साथ, तरक्की के साथ में जीने के लिए हकूक दिए हैं, मुल्क की खिदमत के लिए हमको इस सिस्टम में अपनी खिदमतें देने का इख्तियार दिया है, जो देश के संविधान ने भी दिया है, वो मिल नहीं रहा है ना। आप 15% आबादी में हो, लेकिन अदालतों में 1% जज तुम्हारे नहीं है। तुम्हारी आबादी के तनासुब में तो रहने चाहिए। आप 15% आबादी में हो, लेकिन मिलिट्री के अंदर तुम 3% नहीं है, तुम पुलिस फोर्स में नहीं है, तुम आला अफसरात में नहीं है, आप कलेक्टर में नहीं है, आप कोई भी ऊंचे दर्जे पे नहीं है, निचले दर्जे पे भी नहीं है। सबसे ज्यादा मुसलमानों की भर्ती रेलवे में है, और वो भी क्लास 3 क्लास 4 में है। वो परसेंटेज 4 है। यानी हम 15% आबादी में रहते हुए सरकारी नौकरियों में, रेलवे में भी 4 है, और बाकी जगह 1.5-2%। यानी कि सच्चर की रिपोर्ट आने के बाद, सच्चर की रिपोर्ट के बाद फिर मैंने पानसरे को बुलाया था उस सच्चर के प्रोग्राम का एक वक्ता के तौर पर। जी। और शाम के प्रोग्राम था, दोपहर में वो आ गए, तो उनके साथ लंच आवर में बैठे। तो उन्होंने, क्योंकि वो सच्चर के ऊपर लेक्चर देते हुए घूम रहे थे पूरे महाराष्ट्र में, और साथ ही साथ किताब भी लिख रहे थे, तो वो जब भी कोई मुसलमान मिल जाता तो वो सच्चर के फाइंडिंग को क्रॉस वेरीफाई करते थे। अच्छा। मुझे वो पता नहीं, लेकिन खाना खाते खाते मुझे लगा वो आसानी से इजी वे में सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब देता गया। मैंने मेरी सोच समझ से जो जवाब दिए उससे वो मुतासिर हो गए जी। और उन्होंने फिर आखिरी में मुझे कहा कि शाम का प्रोग्राम का शेड्यूल क्या है। मैंने कहा इब्तिदाई कलामात नागापुरकर साहब रखेंगे, और उसमें एक गेस्ट डॉक्टर काब्दे साहब हैं, माजी आम खासदार, और सदाशिव पाटिल साहब जो है वो सदर रहेंगे, या दस्तूरकर सदर रहेंगे, और वो सदारती तकरीर करेंगे, और आपका मेन सिंपोजियम है, व्याख्यान है, उसके बाद में अध्यक्षीय समारोह होगा। उन्होंने कहा कि तुम, मैंने कहा नहीं, मैं भाषण नहीं करता हूँ, मुझे भाषण नहीं आता है। तो उन्होंने कहा कि तुम इब्तिदाई कलामात, प्रस्तावना रखने वाले हो, अच्छा, तो ही मैं आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। मैंने कहा सर आप सुनो, मैं 5वीं में, सॉरी मैं 9th या 10th में था, तब एक बार मैंने एक हिस्सा लिया था तकरीर में, और जाकर खड़ा हुआ, पहली लाइन बोलती तालियां बज गई, और वो तालियां बजने में मेरा कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो गया, और मेरे पैर को पसीना आ गया, और मैं दूसरी लाइन पर जाकर बैठ गया। अच्छा। मैंने कहा सर मैं जिंदगी में तकरीर नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने कहा करनी तो पड़ेगी। अच्छा। अगर तुम प्रस्तावना करोगे तो ही मैं आऊंगा। फिर उनके फोर्स पर मैं परेशान हो गया, और उन्होंने प्रस्तावना किया, और वो आए। उन्होंने उस दिन मेरी मुलाकात के बाद जाकर उनके पार्टी की मीटिंग थी, मैं वहां नहीं था क्योंकि मैं पार्टी का मेंबर नहीं था,
वो अपने पार्टी के मीटिंग में जाकर पार्टी की जिले की कमेटी बना रहे थे। उस कमेटी में जो 5 सेक्रेटरीट मेंबर वो चुन रहे थे, उसमें उन्होंने एक मुझे चुना मेरे गायब आने में। पार्टी के लोगों ने कहा कि अपने संविधान के हिसाब से तो पार्टी में ही नहीं है और उसको कैसे बना सकते हो, ये तो संविधान में नहीं है। तो पानसरे साहब ने कहा था कि मैं कह रहा हूं इसलिए है, और अगर कोई पूछे तो कह देना पानसरे ने लिया है। यानी इतनी ताकत से उन्होंने उनके पार्टी की मुखालिफत को फेस करते हुए मुझे वहां दिया, और वहां से वो सीधे मेरे घर आ गए। तो मैं घर पर उनको ना आते हुए इंस्टीट्यूट में बुला लिया और वहां पर उनको बुला लिया। वो आके डायरेक्ट गुलदस्ता देके मेरे को बोल रहे हैं कांग्रेचुलेशंस। मैंने कहा सर बट व्हाई? बोले यू आर सिलेक्टेड एज अ डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी मेंबर। मैंने कहा बट आई एम नॉट द मेंबर ऑफ योर पार्टी। बोले देन व्हाट? मैंने किया है। तो मैंने कहा सर मुझे पॉलिटिक्स में नहीं आना है अभी। बोले नहीं, मैं तुमको पॉलिटिक्स के लिए नहीं ले रहा हूँ, आप हमारे साथ इसलिए आओ कि आपका जो सच्चर के अवेयरनेस को लेकर आपका जो मोटो है उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा जी। और हम दोनों मिलकर सच्चर के प्रोग्राम्स के ऊपर कैंपेन करेंगे। जहां मैं नहीं जा सक रहा हूँ ऐसे कम से कम 100-150 प्रोग्राम मैं आपके लगाऊंगा। अच्छा। और आप कर सकोगे। और फिर उन्होंने बहुत फोर्स का, इतनी बड़ी शख्सियत थी वो कि उनको मना नहीं कर सकते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरे 50 प्रोग्राम, तो मुझे लगता है महाराष्ट्र में उनके लीडरशिप में उनके कहने पर 50 अवेयरनेस प्रोग्राम हमने उनके साथ मिलकर लिए जी। उसके बाद चुनावी राजनीति, फिर हमने सीपीआई को कहा इलेक्शन। एक मिनट रुका दूं सर। प्रदीप नागापुरकर साहब के वालिद साहब ने आपको कहा था कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करो। हाँ। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं मत आओ जी, कहा था उन्होंने। यस। सेकंड, अभी जो गोविंद पानसरे सर, उन्होंने आपको कम्युनिस्ट पार्टी में ज्वाइन करवाया। ये दो भी आपके राजनीतिक गुरु, हाँ, उस्ताद ही कह सकते हैं। तो आपने नागापुरकर जी की बात और गोविंद पानसरे सर की बात, ये दोनों की बात मानी मगर आधी अधूरी, इसके बारे में? सही फैसला करने के लिए आपको पूरे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होते हैं। हालात के हिसाब से आपको, क्योंकि मैंने पानसरे का प्रोग्राम रखने से पहले मैंने सारी पार्टियों के बायलॉज अवेलेबल किए थे। कांग्रेस के भी किए थे, तब तक एनसीपी भी आ चुकी थी, और सेना बीजेपी की भी, और समाजवादी पार्टी की भी, बीएसपी की भी। तो मुझे इन सब पार्टी के बायलॉज पढ़ने के बाद लगा कि ये सिर्फ किताबी बायलॉज है इनकी, लेकिन प्रैक्टिकली फंक्शनिंग तौर पर ये पार्टियां जो है वो सेक्युलर वैल्यूज और कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करने के डायरेक्शन में नहीं जा रही है। इसलिए मैंने उनको रिजेक्ट कर दिया, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। और फिर मुझे लगा कि चलो सच्चर के लिए पानसरे ले रहे हैं ना साथ, कम से कम अपने कौम को बेदार करने का काम तो हो रहा है यार। मुझे पता है एक प्रोग्राम रखने के लिए मेरे को 1.5 साल स्ट्रगल करना पड़ा, और वो ऐसे 100 से ज्यादा प्रोग्राम लेने वाले हैं। तो मुझे लगा कि ये मेरे कौम के हक में था वो, यानी कि कौम के हक के लिए आपने पानसरे जी की बात, समाजी जिंदगी में आई थे कौम और मुल्क के हक में ना, तो फिर वो प्रायोरिटी रह गई बाद में। लेकिन चुनावी राजनीति को लेकर मुझे 2009 में कहा गया लोकसभा लड़ो, मैंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा। मैंने कहा अभी 2007 में तो मैं पॉलिटिक्स में या पार्टी में आया हूँ, और 2 ही साल के अंदर लोकसभा लड़ो, इतना बड़ा इलेक्शन। मैंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा। पार्टी ने कहा कि आपको लड़ना पड़ेगा। बहुत प्रेशर था मुझे। मैंने कहा कि अगर आप मुझे स्टेट की मीटिंग में बोले हम डिसीजन ले रहे हैं, आज मुंबई से फोन आया कि आज हम स्टेट मीटिंग में डिसीजन ले रहे हैं, फारूक नांदेड़ से कॉन्टेस्ट करेंगे बोले। मैंने कहा आप डिसीजन लोगे तो मैं पार्टी को रिजाइन कर दूंगा जी। आप कहो मुझे 2014 में लड़ना है, मैं 5 साल वो एंगल से कुछ अपने आप को प्रिपेयर करूंगा जी। तो फिर उन्होंने मेरे इस धमकी के बाद में मेरा नाम तो 2009 में काट दिया, लेकिन 2014 तक मैंने ये सोचा था कि मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट जरूर करूंगा जी, नतीजे चाहे जो भी हो। चुनावी राजनीति के लिए अगर आप समाजी जिंदगी में आए हो तो चुनावी राजनीति के तजुर्बे लेने पड़ेंगे, और आप कोई तिस्मार खा नहीं हो कि पहली कोशिश में आप कामयाब कर दी जाओगे, लेकिन तजुर्बे लेने पड़ेंगे, आपको सीखना पड़ेगा। तो फिर मैंने पार्टी को 14 में कहा कि मुझे लड़ना है। तो पार्टी का वो इंटरेस्ट जो 2009 में था वो नहीं था, क्योंकि उनको परभनी में एक विकल्प मिल गया था जी। तो फिर उनको लग रहा था कि परभनी में एक ऑप्शन मिल गया, आप क्यों नांदेड़ पे फोर्स करें। तो फिर वो टकराव की वजह से मैंने सीपीआई को छोड़ दिया जी। आम आदमी पार्टी में जाकर मिला, उनको कहा कि आपके प्रोसीजर, बहुत क्राइटेरिया कड़क था उनका, और बहुत प्रोसीजर, एक विधानसभा के 200 लोगों के दस्तखत चाहिए थे, खाली टिकट मांगने की अर्जी के साथ। तो मैंने वो क्राइटेरिया फुलफिल किया, मेरे तमाम टीम साथियों में अल्हम्दुलिल्लाह आप भी उसका पार्ट थे।
6 विधानसभा के हमने 200 साइन जमा किए, Yes, yes. वो भी फेक नहीं, वो भी पर्सन टू पर्सन वेरीफाई करके Original मोबाइल और नंबर के उतना साथ। जेन्युइन करके दिया। फिर इंटरव्यू था सेकंड फेज में, इंटरव्यू फेस किया मैंने, फिर थर्ड फेज में कुछ एग्जाम थी वो फेस किया हमने, फिर डिस्ट्रिक्ट टीम की ओपिनियन थी वो भी हमने कामयाब की। सब होने के बाद एज पर क्राइटेरिया मेरा नाम फाइनल होकर गया था, यस यस, लेकिन मेरे नाम की जगह किसी और का नाम डिक्लेयर हो गया। लेकिन हमने सब्र से काम लिया। तब तो सबका कहना था कि जो अपने आप को ट्रांसपेरेंसी की बात कर रही है और जन स्वराज की बात कर रही है, ऐसी पार्टी भी अगर भेदभाव कर रही है, आपको क्राइटेरिया में आने के बावजूद टाल रही है, तो नहीं रहना है। लेकिन मैंने कहा नहीं, सब्र से काम लो, ऐसी फैसले जो है वो जल्दबाजी में नहीं लेना है। हमने ईमानदारी से पार्टी में रहा, जो पार्टी ने कैंडिडेट दिया था ग्रंथी जी का, ईमानदारी से तन मन धन से काम भी किया। बाद में भी हम पार्टी में लगातार काम करते रहे, लेकिन पार्टी ने विधानसभा भी नहीं लड़े और कहा कि महाराष्ट्र हमारे एजेंडा पे नहीं है, 2029 से पहले हम महाराष्ट्र को कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो फिर लगा कि चुनावी राजनीति तो यहाँ पे हो नहीं रही। तो फिर एक स्वराज्य सेना जो है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे आपके सुभाष वारे सर के गाइडेंस में, फिर हमने एक सामाजिक संगठन बना लिया और सामाजिक काम कर रहे थे। वो काम करते करते आगे का सफर तो वंचित से जुड़ा, आपको पता ही। सर, आपने कहा है कि चुनावी राजनीति में हिस्सा लेने के लिए आपने तमाम राजनीतिक पार्टियों के बायलॉस मंगवाकर उसे पूरी स्टडी कर ली थी, फिर बाद में जाकर आपने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन की। तमाम पार्टियों के बायलॉस पढ़ने के बाद सिर्फ एक पार्टी है जिनके खिलाफ आप हमेशा रहते हैं, वो है कांग्रेस। इसकी क्या वजह है? आपके मोहल्ले में अगर कोई इशू चल रहा है और समझो आपके मोहल्ले में सफाई को लेकर इशू चल रहा है और आपके शहर में 81 नगर सेवक है, तो आप किस नगर सेवक से जाके झगड़ा करेंगे? हमारे वार्ड के। आप अपने वार्ड के नगर सेवक से झगड़ा करोगे जी। आप पड़ोस के प्रभाग में जाके उस नगर सेवक को झगड़ा करोगे? आपके मोहल्ले में गंदगी नहीं करोगे, क्योंकि आपने उसको चुना है, आपने उसको वोट दिया है, आपका हक है उसके ऊपर। और अगर वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है तो आप तनखीद भी उसको ही करोगे ना। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी इस मुल्क के अंदर आजाद भारत में मुसलमानों के वोट लेने वाली और सबसे ज्यादा मुसलमानों ने जिसको कसीर तादाद में, मैं कहूंगा कि पूरी वोट बैंक बनकर जिस पार्टी को वोट दिया है, वही पार्टी से हम अपनी कौम के तरक्की की गुहार लगाएंगे ना। वही पार्टी से उम्मीद करेंगे कि वो हमारे मसलों को हल करे, ना कि हमारे सामने मसले खड़े करे। लेकिन मेरा ये देखने में आया है कि आज़ादी के बाद पहले जनरल इलेक्शन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक इतनी बहुत ही बढ़िया उम्दा क़यादत को ख़त्म करने का काम कांग्रेस ने किया है। आज़ादी के पहले भी उनको कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको एक से ज़्यादा मर्तबा बनाया गया, लेकिन मुसलमानों को नुमाइंदगी देने के लिए नहीं। वो जो द्विराष्ट्र की थ्योरी कांग्रेस ने रखी थी उसको जवाब देने के लिए, वो मिसगाइड करने के लिए, मुसलमानों की दिशा भूल करने के लिए बनाया, लेकिन फैसले के इख्तियार उनके नहीं थे। असेंबली में जब पार्लियामेंट के जनरल इलेक्शन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को खुद की उम्मीदवारी चाहिए थी, तो वो उनके जिस जिले में उनका कार्यक्षेत्र रहा था, उनके उस मुकामी जिले से उन्होंने टिकट मांगा था। कांग्रेस ने उनको नहीं दिया, कहा कि आप लखनऊ से खड़े रहो। उन्होंने कहा अरे भाई, मैं मेरे जो जहाँ मेरा काम है मैं वहीं से खड़ा रहूंगा, मुझे वहां से टिकट दो। कहा नहीं, आपको लखनऊ से खड़े रहना है। उन्होंने कहा क्यों? बोले इसलिए कि लखनऊ में मुसलमान ज़्यादा है और आप जो जिले से मांग रहे हैं वो मुसलमान कम है। यानी हिंदू मुसलमान की राजनीति की नींव ही कांग्रेस ने डाली है। और उन्होंने बी फॉर्म फाड़ कर फेंक दिया था, तो पार्टी ने व्हीप निकालकर उनको लखनऊ से ही खड़ा किया। यानी इस तरीके से कांग्रेस की जो नींव है वो धर्म और जाति के आधार पर राजनीति की रही है। दूसरी बात, कांग्रेस की शुरू से जो फैसले रहे वो मुसलमानों को सिर्फ खुश करने के लिए बयानात जरूर देती थी, लेकिन मुसलमानों की तरक्की के लिए बुनियादी उसने कोई काम नहीं किए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, शाहबानों के फैसले को मुसलमानों ने उसकी मुखालिफत की और मोर्चे निकाले, तो सही और गलत बात को सरकार का काम था भरोसे में लेने का। उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के उस गुस्से को वक्ती तौर पर ठंडक पहुंचाने के लिए
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया और कहा कि ये जो पोटगी देने का काम है वो वक्फ बोर्ड करेगा, जबकि वक्फ बोर्ड की खुद की जमीनों पे कब्जे थे, वक्फ बोर्ड के खुद के रेवेन्यूज नहीं थे, वो अपने मुलाजिम को तनख्वाह नहीं दे सकता था, तो वो पूरे कौम के अंदर के तलाक होने वालों को कैसे पोटगी देगा? वो सोल्यूशन था ही नहीं, लेकिन वो सिर्फ मलहम पट्टी दिखाई हुई की थी। और उसकी आड़ में उन्होंने अयोध्या के अंदर जाकर शिलान्यास करके जो मंदिर मस्जिद का भूत अंग्रेजों के दौर में अदालत के अंदर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, उस शीशी को खोलने का काम किया, उस जिन को बाहर लाने का काम कर दिया। और उसी वक्त से पूरी सियासत जो है पोलराइज होना चालू हुई, नफरत की बीज बोए गए। और उसी मुद्दे को लेकर आज जैसे कि कल इन्होंने कहा, कांग्रेस ने क्लेम किया कि बाबरी मस्जिद का क्रेडिट बीजेपी नहीं ले सकती है, वो कांग्रेस का है, और हकीकत है जी, वो क्रेडिट कांग्रेस का ही है। ये जो मस्जिद की शहादत है, वो बाबरी मस्जिद की शहादत, अयोध्या के राम मंदिर निर्माण का क्रेडिट अगर कांग्रेस ले रही है तो बाबरी मस्जिद की शहादत का क्रेडिट भी तो कांग्रेस को ही है ना। ये तो नहीं हो सकता कि तुम बोलो कि बाबरी मस्जिद तो भाजपा ने गिरा दी, मंदिर जो है हमने बनाया, हमने शिलान्यास किया। नहीं, ये भूत आप ही ने निकाला है, और ये जड़ यही अपने कौम को अच्छे से समझने की जरूरत है। उसके बाद भी सच्चर की कमेटी तो बना दी, लेकिन सच्चर की रिकमेंडेशन के ऊपर 0.5% भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। AR अंतुले तड़प तड़प कर बेचारों का इंतकाल हो गया, मर गए वो, लेकिन उन्होंने जो सिफारिशें रखी थी नहीं की गई। नॉमिनल छोटी छोटी स्कॉलरशिप दी गई, बुनियादी फैसला नहीं लिया गया। और सच्चर ने रिजर्वेशन को रिकमेंड नहीं किया था, लेकिन रिजर्वेशन के लिए कमीशन बनाने को रिकमेंड किया था। रंगनाथ मिश्रा आयोग बना, रंगनाथ मिश्रा आयोग ने कहा था 10% रिजर्वेशन दो, जो कांग्रेस ने नहीं दिया। 2014 में सत्ता जाने से पहले जो इन्होंने एक कानून बनाया था, वो मंत्रिमंडल का निर्णय लिया ना, उसको बीजेपी ने पलट दिया, लेकिन कोर्ट ने कायम रखा। अब 2.5 साल इन हुकूमत में थे तो किए नहीं। मुझे लगता है कि कांग्रेस से जो है ये RSS की जर्नी है, क्योंकि वाकई में है। अगर आप तारीख देखो तो कांग्रेस ने ही मुस्लिम लीग बनाई, कांग्रेस ने ही महासंघ को, और RSS का जो फाउंडर है डॉक्टर हेडगेवार, वो कांग्रेस के विदर्भ प्रदेश के अध्यक्ष थे जब उन्होंने RSS की स्थापना की। स्थापना करने तक नहीं थे, RSS की स्थापना करने के बाद 10 साल तक वो कांग्रेस के विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए RSS 10 साल चलिए। तो फिर RSS ने अपनी ही एक नेता को, कांग्रेस ने अपनी एक नेता को RSS फॉर्म करने लगाया था। डॉक्टर हेडगेवार ये प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और वो रहते हुए उन्होंने RSS फॉर्म किए। 10 सालों तक RSS को बड़ा बनने तक कांग्रेस ने अपना सपोर्ट दिया उसको, और 10 साल बाद फिर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, कहा कि बेटा बड़े हो गए तुम। अब कांग्रेस ने पैदा करके बच्चों को बड़ा कर दिया, चलना फिरना उड़ना सिखा दिया, और फिर कहा कि आप अपना अपना उड़ो। लेकिन उसी कांग्रेस को अब तक, यानी प्रणब मुखर्जी के जैसे, नरसिंह राव के जैसे कई दिग्गज नेताओं की यादी, कमलनाथ के जैसे कई नेताओं की यादी आप ले लीजिए, ये कांग्रेस को RSS ने दिए हुए कैडर है। RSS लोग देती थी कांग्रेस को, कार्यकर्ता देती थी। शंकर राव चौहान RSS की उपज है। तो ये RSS ने दी हुई लीडरशिप है जो कांग्रेस में थी। यहाँ पर पुलिस एक्शन के दौर के लोगों को जाके पूछो, उनके ऊपर जुल्म किसने किए थे? यही कांग्रेस के नेता है जिन्होंने वो सब जुल्म किए थे। तो यह हकीकत है, और यह हकीकत से आप पर्दा करके खुश रह सकते हो, मगर जिनके नज़रों में, मेरे जैसे लोगों के नज़रों के सामने पर्दे हट गए हैं और हमने असलियत देख लिए, तो हम चुप नहीं रह सकते। और आज मैं जब कांग्रेस का मुद्दा निकला है तो ये कहूँगा कि ठीक है, तारीख के झगड़े हमारे लिए वो जिंदा रखने में फ़ायदा नुकसान की बात बरोबर है, लेकिन आज भी अगर कांग्रेस की पॉलिसी मुसलमानों को उनका बुनियादी हक देने की नहीं है तो हम कांग्रेस के साथ क्यों जाएं? और आज अगर कांग्रेस बुनियादी हक देती है तो कांग्रेस से जो झगड़ा है खत्म हो सकता है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि प्रस्तापित पार्टियों के राजनीतिक नेता, जो मुस्लिम नेता है, उन्होंने मुसलमानों के इशू को सीरियसली नहीं लिया है। इसमें ऐसा है कि सभी को ब्लैंकेट नहीं कह सकते। जिन नेताओं ने मुसलमानों के मसाइल को सीरियसली लिया है, पार्टी ने उनको सीरियस लेना बंद कर दिया। जब तक सैयद फारूक पाशा
इनको पार्टी को फायदेमंद लग रहे थे, उन्होंने उनको सर पे उठाया। लेकिन जब उनको लगने लगा कि ये अपने कौम की बात कर रहे हैं, ये संस्थाएं ला रहे हैं, ये स्कूलें खोल रहे हैं, तो तब उन्होंने, पार्टी ने उनको हराने का भी काम किया। अच्छा। उनका टिकट नकारने का भी काम किया। उनको एमएलसी लिया, फिर पार्टी के एक गुट ने, उन्होंने उधर से उनको पश्चिम महाराष्ट्र से एमएलसी करके एक बार बनाया, विधानसभा से नहीं बनने दिया गया था, तो फिर उन्होंने उधर से एमएलसी बन गए थे। रफीक जकेरिया, उन्होंने सीरियस लिया कौम को, पार्टी ने सीरियस नहीं लिया। AR अंतुले, जब उन्होंने कौम को सीरियस लेना चालू किया तो पार्टी ने उनको सीरियस नहीं लिया। ऐसी मिसालें हैं। जो नेता अपने कौम को सीरियस ले लेता है, पार्टियां उनको सीरियस लेना बंद कर देती है। वो कहती है कि आप पार्टी के गुलाम बन के रहो, आप कौम के नेता नहीं बनो। पार्टी को खाली दिखावे के लिए पोस्टर पर मुस्लिम लीडर चाहिए, इसलिए उनको स्टेज के ऊपर मुस्लिम लीडर चाहिए। इन उलेमाओं को भी समझना चाहिए, जिनको इलेक्शन के दौरान में स्टेज पे बुलाया जाता है, उन्होंने कहना चाहिए जब इलेक्शन नहीं है तब आप अपनी स्टेज पे क्यों नहीं बुलाते हो, तब आप हमारे पास में मुसलमानों की इंटेलेक्चुअल मुस्लिम की मीटिंग क्यों नहीं लेते हो। तब उलेमाओं, एक बार नांदेड़ के मुसलमानों ने यहाँ के खायत को लताड़ने का काम किया था 2019 में। बावजूद उसके मुझे पूछना है, अब 4 साल हो गए, 5 साल होने को आ गए हैं, 5 सालों में कभी तो भी उन्होंने वो उलेमाओं की मीटिंग बुलाई क्या? 2.5 साल इन्होंने पालक मंत्री रहे हैं, इन्होंने 2.5 साल में कभी तो भी उलेमाओं की मीटिंग बुलाकर पूछा क्या क्या मसले है बे मुसलमानों के, लॉकडाउन में क्या हो रहा तुम्हारा, आओ बोलो मेरे को? कभी नहीं पूछेंगे। ये सिर्फ अब इलेक्शन आने दो, फिर आएंगे सर उठाकर, फिर बात करेंगे। तो हमको ये समझने की जरूरत है कि जो नेता इन प्रस्तापित पार्टियों में कौम को संजीदगी से लेता है, वो पार्टियां उनको संजीदगी से नहीं लेती है, तब कौम ने उन पार्टियों को संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। यस। लेकिन कौम है कि भाजपा को डरकर, सेना को डरकर उनको फिर अंधे बनकर वोट डाल देते हैं, तो वो आपको कभी नहीं डरेंगे। फिर उनको पता है कि उन तुम्हारे लीडरों को वो जूती पे भी रखेंगे तो भी वो जूती पे भी रहेंगे, क्योंकि ये कौम जो है भाजपा को डरकर इनको वोट देगी। और बुजदिली अगर हम दिखाएंगे, हम भाजपा को, सेना को डरकर जब तक वोट डालेंगे तो हम बुजदिली कर रहे हैं, और बुजदिलियों को इंसाफ नहीं होता, बुजदिलों के साथ इंसाफ नहीं होता, बुजदिलों के साथ धोखाधड़ी होती है, और वही होती आई है। सर, आपने बहुत अच्छे ढंग से बता दिया कि जो प्रस्तावित राजनीतिक पार्टियों में मुसलमान जो नेता है, अगर वो अपनी कौम को अगर नज़र में रखकर कार्य करेंगे तो उनकी जो पार्टियां हैं वो उन्हें नज़र से दूर रख देंगी। तो फिर भारतीय मुसलमानों के पास राजनीतिक विकल्प क्या है? क्या वो राजनीति से दूर रहे, या कोई प्रेशर ग्रुप बनाकर कार्य करे, या फिर सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए किसी सेक्युलर पार्टी को वोट दे, अपने हितों का ख्याल किए बिना अपनी खुद की लीडरशिप तैयार करे, या राष्ट्रीय स्तर पर कोई मुसलमानों का राजनीतिक दल हो? देखिए, मुझे लगता है कि आपने 3 विकल्प दिए हैं। मुझे लगता है कि हर जगह पे हालात एक जैसे नहीं होते हैं, इसलिए राजनीति से दूर रहना ये कतई ठीक बात नहीं है। जमहूरी निज़ाम है हमारे मुल्क का, बादशाह नहीं है, राइट। अगर बादशाहों का दौर होता तो वहाँ पे बादशाह का बेटा बादशाह होता और बादशाह चुनेगा वो वजीर होता, तो वहाँ पर तो पूरी कौम को राजनीति से जुड़ने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जहाँ पर जमहूरी निज़ाम होता है, लोकशाही वाला निज़ाम होता है, वहाँ के लोग भी पॉलिटिकल ही होते हैं। हर वो शख्स जो वोट डालता है वो पॉलिटिकल है, और वोट के लिए लिस्ट में नाम आ गया तो आप पॉलिटिकल है, वोट नहीं भी डाले लेकिन वोटर लिस्ट में आप है तो आप पॉलिटिकल हो गए। तो राजनीति से दूर तो कतई नहीं होना चाहिए। जमहूरियत में पहली तरजीह तो राजनीति से, क्योंकि तिजोरी की चाबी तो राजनीति के पास है। यस। तो राजनीति से दूर कतई ना हो। हाँ, प्रेशर ग्रुप बनाए कब, ये आखिरी ऑप्शन है, जब आपके पास में अच्छी लीडरशिप नहीं है, जब आपके पास अच्छी सोशो पॉलिटिकल संगठन नहीं है और आप अपना वजूद खड़ा नहीं कर सकते हैं, तो उस वक्त में आप कुछ नहीं कर सकते तो प्रेशर ग्रुप बनाइए। लेकिन वो प्रेशर ग्रुप वोट के बदले काम, कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, गुत्तेदारी लेने के लिए, पैसा लेने के लिए नहीं रहना चाहिए। वो हमारी कौम के एजेंडा पे, वो नुक्तों पे काम करने के लिए होना चाहिए। क्या नुक्ते हो सकते हैं भाई? आप चुनकर आओगे तो आने वाले 5 साल हमारे कौम के जो तालीमी पस मंजर है उसमें क्या आप कंट्रीब्यूट करोगे,
हमारा डेवलपमेंट क्या करोगे? 5 साल में तुम क्या संस्था दोगे, संस्था लाओगे, माइनॉरिटी के कॉलेज लाओगे, या हमारी जो स्कूलें हैं उनको आप थोड़ा सा मियारी बनाने में कंट्रीब्यूट करोगे? कौन सा एड फंड आप दिलाओगे? क्या करने वाले हो तालीमी तौर पे? दूसरा, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करोगे? हमारी बस्तियों में हमारी माँ बहनों को डिलीवरी के लिए, दवाखानों के लिए, मुफ्त में इलाज की, दवाओं की, ऑपरेशन की सुविधा के लिए आप क्या करने वाले हो? हेल्थ और एजुकेशन, ये 2 सेक्टर में। और फिर तीसरा है रोजगार। नौजवानों को अच्छा तालीम के बाद रोजगार के मौके फराहम कराने के लिए, इंडस्ट्री के लिए आप क्या योजनाएं देने वाले हो? ये डायलॉग होना चाहिए और हमारे कौम का ये एजेंडा हमने रखना चाहिए पॉलिटिशियन के सामने। और जो आपके एजेंडा को सहमति देता है उसको हमने वोट करना चाहिए। कोई भी एक धर्म और जाति ने वोट बैंक बन के राजनीति में वोट किसी को नहीं करना चाहिए। मेरे भी पार्टी को अंधी वोट बैंक का वोट नहीं चाहिए। आप अपने एजेंडा, अपने तरक्की, अपने कंट्रीब्यूशन और आपके वोट के लिए क्या हासिल हो रहा है, जब तक ये ना देखो आप ब्लाइंडली किसी को भी वोट ना दें। दूसरी बात है कि मुस्लिम पार्टी, मुझे एक बात बताइए कि मुस्लिम पार्टी हिंदू पार्टी कैसी हो सकती है? पार्टी एक धर्म की तो नहीं होगी, तरक्की सभी धर्मों की होनी चाहिए, इशू सभी धर्म मजहब का है, तो सियासत में भी सभी मजहब और सभी जातियों को शामिल करना पड़ेगा। आप अकेले चलोगे तो इस मुल्क के अंदर कोई एक धर्म, कोई एक जाति, महाराष्ट्र में कहा जाता है मराठा जाति सबसे बड़ी तादाद में, अकेली मराठा जाति भी राज नहीं कर सकती है। उनको भी दिगर जातियों को साथ में लेना पड़ता है और दिगर जातियों को साथ लिए बगैर उनका भी आदमी नहीं है। ये अलग बात है कि ये डोमिनेट होने की वजह से ज्यादातर जगह वो पहली कोशिश ये करते हैं कि अपने जाति के आमदार खासदारों की तादाद बढ़ के आए, उसके लिए वो कोशिश करते हैं। भले वहां पे मराठा समाज 20% हो और वहां 30% भी अगर ओबीसी होगा, 40% भी ओबीसी होगा, तो वहां से आएगा मराठा चुनकर, क्योंकि वो ओबीसी को बांट देंगे, वो SC ST को, माइनॉरिटी को बांट देंगे। तो ये राजनीति होगी, क्योंकि दोनों तरफ लड़ने वाले तो कैंडिडेट मराठा है। हमारे नांदेड़ में लोकसभा में हम देखते थे कि संभाजी पवार वर्सेस भास्करराव खतगांवकर, दोनों भी मराठा कम्युनिटी से, दोनों पार्टियों ने कैंडिडेट देते वक्त मराठा को ही दिया। तो फिर कितना भी वोट बटेगा तो आएगा तो उनका ही ना। तो ये राजनीति को समझो कि वो भी अकेले नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना डोमिनेट, उसमें उन्होंने वर्चस्व स्थापित किया, तब अपनी नुमाइंदगी बढ़ा रहे। वो फार्मूला है। तो आप भी हिंदू पार्टी मुस्लिम पार्टी नहीं हो सकती है, दलित पार्टी नहीं हो सकती है। सभी को साथ में लेकर लीडरशिप, कोई भी लीडरशिप मुस्लिम करे, दलित करे, ओबीसी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पार्टी जो बनती है वो सबको लेकर होगी। ऐसी राजनीति में मुसलमानों ने पार्ट एंड पार्सल होना चाहिए, जिसके साथ में दिगर समाज उनको साथ में लेने के तैयार हो। ऐसे समाज तबकों से जुड़ना चाहिए। सर, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में आपके परिवार का क्या रोल रहा है? क्योंकि देखने में आया है कि सामाजिक और राजनीतिक कार्य करने वालों के परिवार वालों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आपको इसका अनुभव आया क्या? सर, आपके आइडियल एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब है और उन्होंने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, महाराष्ट्र का प्रवक्ता बनाया वंचित का, और आपके काबिलियत को देखते हुए महाराष्ट्र भर के, अपने नांदेड़ जिले के, शहर के बहुत सारे नौजवान वंचित से जुड़ रहे हैं। तो इनका आगे का भविष्य क्या है? देखिए, ये एक मूवमेंट है। सर, आपको महाराष्ट्र की 2 महान हस्तियों के साथ कार्य करने का मौका मिला। एक है दाभोलकर साहब और दूसरे पानसरे जी। सर, NRC UCC जैसे फितने सरकार क्यों ला रही है और इसमें मुसलमानों की क्या भूमिका रहनी चाहिए, और इन्हें अवेयर करने के लिए आपकी ओर से आपने क्या क्या कार्य किए हैं? सर, आपने बेहतर ढंग से बता दिया कि NRC और UCC जैसे फिटनेस सरकार क्यों लाना चाहती है। ऐसे में मुसलमानों की क्या भूमिका रहनी चाहिए और मुसलमानों को अवेयर करने के लिए आपने कौन कौन से कदम उठाए हैं? दहशतगर्द बताकर बेबुनियाद तरीकों से मुसलमानों की गिरफ्तारियां और मामूली लिंचिंग की घटनाएं बहुत हो रही है। इस पर आप बहुत दिनों से, बहुत सालों से कार्य करते आ रहे हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सर, नांदेड़ कांग्रेस में जो मुस्लिम क़यादत, पढ़ी लिखी मुस्लिम क़यादत थी, क्या आपको लगता है कि उस पढ़ी लिखी मुस्लिम क़यादत को नांदेड़ कांग्रेस ने ख़त्म कर दिया है?